अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। बेटा जी हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और सीरीज़ वही चलेगी, हमारी गेस्ट पेपर सीरीज़ है जी। और क्लास हमारी मैट्रिक है, फेडरल बोर्ड इंग्लिश का पेपर है और ये इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 बेटा मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सेक्शन है जो कि प्योरली ग्रामर और कुछ वोकेबलरी पे मुश्तमिल था और उसमें मैंने आपको रिसोर्सेज, ग्रामर और जो रिक्वायर मटेरियल था वो भी आपको प्रोवाइड किया। तो अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी वीडियो नंबर 1 तो वो जाके आप देख लें। ये वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी जो कि 60 मार्क्स पर मुश्तमिल है। बेटा जी सबसे पहले अगर आप बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ से सेक्शन बी शुरू होता है तो आपको एक पैसेज दिया होता है। यहाँ देखें आपको एक पैसेज दिया है जो कि 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है और आपने करना क्या है, इसमें से आपने ये जवाब देने 5 के 5 क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर भी आपको ऑप्शन दिए 2। देखो 3 ऑप्शन आपको सवाल के अंदर 3 ऑप्शन है, इसका मतलब है 5 नहीं टोटल 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 5 करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बेटा ये कंपलसरी है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपने एक टाइटल सजेस्ट करना है इस पैसेज के लिए और साथ में इसकी समरी लिखनी है। तो बेटा सबसे बच्चों के लिए जो मुश्किल काम होता है मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 8 साल से, तो मैंने नोट किया है कि बच्चों के लिए यह काम सबसे मुश्किल है। तो बेटा सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने इस पूरे पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ना है। उसकी वजह इतना टाइम होता है, आप 2 से 3 बार इसको पढ़ सकते हैं। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपने अपने जहन में समरी एक बनानी है कि यार इस पूरे पैसेज में वो क्या कहना चाह रहा है। और जब आप इसकी एक समरी टाइप बना लें, जो सेंट्रल आइडिया जिसको कहते हैं, वो अख्ज़ करें और उसको आप शुरुआत में लिखें। तो बेटा जी चलते हैं पैसेज की जानिब। आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, जैसे रीडिंग क्लब 2 ईयर, सेकेंड ईयर एज अ सेक्रेटरी, रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब। कह रहा है कि इन क्लब से भी मेरा ताल्लुक था, जिसमें 2 साल में ताल्लुक रहा हूँ, रीडिंग क्लब 2 साल, और उस 2 साल में से जो अगला साल था ना सेकंड जो लास्ट, उसमें मैं सेक्रेटरी क्लब रहा हूँ और कंप्यूटर क्लब, मतलब 2 क्लबों से ताल्लुक था 2 साल के लिए। और इस रीडिंग क्लब में जो सेकंड ईयर था उसमें मैं उसका सेक्रेटरी रहा हूँ रीडिंग क्लब का। कहता है आई रिसीव अवार्ड इन द फॉलोइंग क्लासेस, इस क्लासेस में मैंने, इस दर्जाबंदी में मैंने अवार्ड इनाम हासिल किए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जियोग्राफी एंड एडवांस अलजबरा जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो बेटा हमें ये पता चल रहा है कि ये कोई राइटर, ऑथर जो भी है वो अपने अचीवमेंट के बारे में बता रहा है, अपनी सरगर्मियों के बारे में बता रहा है। सही है, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये कोई स्टूडेंट है एन एडवांस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। आई आल्सो रिसीव एन अवार्ड फॉर मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट। तो बेटा ये स्टूडेंट था और इसकी एक अचीवमेंट ये भी थी कि उसने मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा हौसला अफजा स्टूडेंट का अवार्ड भी हासिल किया। आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब। वो जो क्लब इसने बताए उनसे तो ये पहले ताल्लुक रखता था, करंटली रिसेंटली ये जिनसे ताल्लुक रख रहा है वो हाइकिंग है और आउटडोर क्लब और एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब। तो इन 3 से इसका अब ताल्लुक है। इन एडिशन इसके साथ दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल रीड विद अ फ्रेंड। इस साल मैंने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया है जिसको कहते हैं रीड विद अ फ्रेंड, ये उसका नाम है। इन दिस प्रोग्राम आई बिलोंग, नहीं, इन दिस प्रोग्राम आई अलोंग विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इस प्रोग्राम में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ वेंट टू नियर बाई एलिमेंट्री, हम गए थे करीब ही एक एलिमेंट्री स्कूल में, to read to class of student from kindergarten to 5th garden, जिसमें हम एलिमेंट्री स्कूल गए थे और हम लोगों ने क्लास को पढ़ाया किसको, किंडरगार्टन से 5th ग्रेड तक। तो बेटा ये हमने अभी पता चला, ये एक स्टूडेंट अपनी हिस्ट्री बता रहा है कि ये पिछले 2 साल में किन किन क्लबों में, जिसमें रीडिंग क्लब है, कंप्यूटर क्लब है, उसमें रहा है, एज अ सेक्रेटरी भी रहा है। इसने कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफी, एडवांस अलजबरा, टिग्नोमेट्री में इसने अवार्ड भी हासिल किए हैं। इसके अलावा बेटा इसने जो मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट का अवार्ड भी हासिल किया है और अभी ये हाइकिंग वगैरह, एनवायरमेंटल अवेयरनेस
इन क्लबों से भी ये इंगेज है और इसके साथ साथ इसने पार्टिसिपेट किया एक प्रोग्राम में जिसको कहते हैं रीड विद अ फ्रेंड्स, और इसमें इसने स्टूडेंट को पढ़ाया किंडरगार्टन से 5th ग्रेड तक। तो ये तो बेटा आपका इसकी एक उर्दू में मैंने आपको समरी बताई। लेकिन बेटा आपने तो पूरा पढ़ के बताना है ना कि ये एक जो मैंने आपको बताया ना, जो जो मेन सेंट्रल आइडिया है, शुरुआत उससे करनी है। अच्छा, इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये पूरा ग्राफ, अब देखो ये इसका पैराग्राफ सेंटेंस, ये अब इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो ये बता रहा है कि भाई ये गेन करने के लिए, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने कई सारी जॉब की, समर जॉब जो छुट्टियों के दरमियान, समर में छुट्टियां होती हैं तो समर जॉब की, इन प्रीसीडिंग, पिछले प्रीसीडिंग गुजरे हुए 2 साल में। बोलता है आई आल्सो वर्क फॉर माई सेल्फ फाइनेंशियल इन बोर्डिंग स्कूल। बोलते हैं अपनी मदद करने के लिए भी, कुछ पैसे कमाने के लिए भी, क्योंकि मैं क्या था, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था तो कुछ पैसे भी दरकार थे। तो माई फर्स्ट ईयर समर जॉब वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर थी, और जो मेरी सेकंड जॉब थी वो मैकडोनल्ड पे थी, और माई पास जो मेरी आखिरी पास जो उससे पिछले समर की जो जॉब थी वो डीके एकेडमी पे थी। तो यहां से हमें पता चला बेटा जी कि ये कुछ तो ये इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए, इन दो जुमलों को आप मिला के लिख सकते हैं। इसने जॉब की, और जॉब कहाँ कहाँ की, इसने इंग्लिश एकेडमी में, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में और मैकडोनल्ड में, और अभी जो इससे पिछले वाली थी ना, तो ये डीके एकेडमी में भी जॉब कर चुका है। तो आप इन तीनों को सिर्फ ऐसे भी बता सकते हो कि ये पिछले 2 सालों में ये इसने ये जॉब की है, और किस लिए की, इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में कुछ फाइनेंशियल एड हासिल करने के लिए। और बोलता आई एम थैंकफुल ऑल दीज इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या बता रहा है कि मैं इसका शुक्रगुजार भी हूँ इन इदारों का, इन जॉब एक्सपीरियंस जो इन्होंने मुझे दी, और उन्होंने मुझे तैयार किया, प्रिपेयर मी मेंटली एंड फाइनेंशियली, और पैसों के हिसाब से। दिस इज इम्पोर्टेंट इन अ वे दैट आई एम नाउ मैच्योर। अब मैं क्या हूँ, मैच्योर क्या होता है, फुली ग्रोन, सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल, विच हेल्प मी नॉट टू वरीड। अब वो जो मैं मैच्योर हो गया हूँ, रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, वो मेरी मदद करता है कि मैं परेशान ना हूँ फ्यूचर में जो मुझे आने वाला है, जो मुझे, बट लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि मैं तो फ्यूचर के लिए वेट कर रहा हूँ। तो बेटा ये तो हमें 2 से ये समझ आ गई। यहाँ कुछ इसने अपने क्लब के बारे में, अचीवमेंट के बारे में बताया, या इसने जॉब के बारे में बताया। अब तीसरे को पढ़ते हैं। तो आई एम ग्लेड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ, टेस्ट कहते हैं अब एक्सपीरियंस है ना, बोलते मैं खुश हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज टू ऑफर, जो रियल दुनिया ने मुझे ऑफर करनी थी, मतलब जो आने वाले वाकयात थे मैं पहले से उससे गुजर चुका हूँ। इन जॉब्स की बात कर रहा है। आई हैव लर्न मेनी लेसन फ्रॉम पब्लिक हाई स्कूल, जो ये पब्लिक हाई स्कूल से था, बोर्डिंग स्कूल था, बोलते उसमें से मैं काफी सारे लेसन लर्न कर चुका हूँ इन माई वर्क, और जो मैंने काम किया। तो इसमें बेटा ये अब जो 3rd पैराग्राफ है उसमें ये जो इसने जितने एक्सपीरियंस किए उनके बारे में बता रहा है कि इसने उससे क्या सीखा। तो ये तो आई एम नाउ रेडी टू लर्न मेनी, अब मजीद ये भी बता रहा है जो आने वाले वक्त में कि उनके लिए तैयार हो गया हूँ कि मजीद मैं लेसन सीख सकूं अपने कॉलेज एक्सपीरियंस से। तो इसने तुम्हें बताया कि पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल से मैंने सीखा, और अभी जो आने वाला एक्सपीरियंस है कॉलेज से, उससे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ऑल्दो इट हैज बीन टफ, बोलते हैं अगरचे ये बहुत सख्त रहा है। आई हैव सक्सीडेड सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक, टिल नाउ, बोलते हैं अब तक मैं कामयाब रहा हूं। आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन। बोलता है मैं अब तक कामयाब रहा हूं, और अब मैं तैयार हूं। टू एक्सेल का मतलब होता है किसी चीज में एक्सपर्टीज हासिल करना, माहिर हो जाना, और इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए जो मेरे आने वाली कॉलेज एजुकेशन है। और जो दिस डेवलपमेंट पॉजिटिव आउटलुक, जो बोलते ये जो मेरी डेवलपमेंट है, जो मैंने तरक्की हासिल की है, बोलते जिसका नजरिया है ना, ये जो नजरिया है, जो आउटलुक है मेरी, बोलते इसने मुझे मोटिवेशन दी है। क्या मोटिवेशन दी है कि मुझे कामयाब होने की जरूरत है, और मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, और मैं डिटरमिन्ड हो, पुख्ता आज़म है टू अचीव, सही है, मतलब मकसद हासिल करने के लिए अब ये पुरअज़म है।
अब ये इसने बताया आई शूट फॉर द मून, मतलब मैं चांद के लिए कदम उठाऊंगा और लैंड करूंगा सितारों के दरमियान, मतलब तरक्की हासिल करूंगा। तो बेटा जो थर्ड पैराग्राफ है उसने उसने बताया कि उसने बोर्डिंग स्कूल से, उसके जो पब्लिक स्कूल था उससे क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, और बताया कि उस एक्सपीरियंस के बिना पर मैं आने वाले एक्सपीरियंस के लिए तैयार हूँ। उसने कहा अलबत्ता ये सख्त था लेकिन अभी मैं मास्टर हो जाऊंगा और पुरअज़म हूँ। तो इसमें आखिर इसने अज़म अपने शो की। तो बेटा अगर देखा जाए ना तो इससे हम लोग समरी क्या निकालेंगे, सेंट्रल आइडिया क्या है कि उसने अपनी प्रिपरेशन की आने वाले वक्त के लिए किसके थ्रू, जो उसने जॉब की और जो इसने करिकुलम एक्टिविटीज की। तो अभी मैं बता सकता हूं कि राइटर ये इस पैसेज में बता रहा है कि उसने किस तरह, अब ये मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता रहा हूं कि उसने किस तरह जो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर और जो उसकी जो कॉलेज लाइफ की जो एक्टिविटीज थी उसने उससे किस तरह हिम्मत हासिल की और वो किस तरह आने वाले वक्त के लिए तैयार है। तो बेटा मैंने इसके ये पैसेज के इसकी समरी लिख के दिए। ये आपको बताऊं कि ये पैसेज जो है ना तकरीबन आप यूं समझ लें कि 75% वर्ड का होना चाहिए, लेकिन अगर फर्ज करो उसकी 1/3 लेंथ का होना चाहिए आपके पास। सही, एक हिस्सा छोड़ दें, 3 हिस्से आपने लिखने। तो मैंने ये बताया बेटा जी, द पैसेज डिस्क्राइब द ऑथर इन्वॉल्वमेंट इन द वेरियस स्कूल एक्टिविटीज एंड देयर ट्रांजिशन टू बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। अब हमने क्या बताया कि ये पैसेज बताता है ऑथर की इन्वॉल्वमेंट किस में, जो स्कूल की एक्टिविटीज थी और ट्रांजिशन जो होता है एक से दूसरे में जाना। अब ट्रांजिशन क्या थी, पब्लिक से वो गया बोर्डिंग स्कूल में, बोर्डिंग से कॉलेज में, ये उसकी ट्रांजिशन है। और इस दौरान जो उसने इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल जो बना है उसके बारे में बात की है। तो बेटा ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अब मैं यहां से शुरू करूंगा, जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि ई वाज एंगेज इन अ क्लब, जैसे सच एज रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब, होल्डिंग पोजीशन लाइक सेक्रेटरी इन द रीडिंग क्लब। अब इसमें यह नहीं बताया कि 2 साल के लिए रहा, पिछले साल इसने क्या किया, आखिरी साल, इसने सिर्फ ये मैंने आपको बताया कि ये इन क्लबों के साथ इंगेज रहा है। और साथ में ये बताया कि अब जो उसकी अचीवमेंट है वो बतानी पड़ेगी कि उसने अवार्ड हासिल किए सब्जेक्ट, उस किस किस सब्जेक्ट में। द ऑथर रिसीव अवार्ड इन अ सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोग्राफी, एज वेल एज रिकॉग्निशन भी उसको जो मिली थी इनकरेजिंग स्टूडेंट की, उन अवार्ड का भी जिक्र कर दिया। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ कम्युनिटी सर्विस थ्रू, जिसमें क्या था प्रोग्राम आपको रीड विद अ फ्रेंड, जब उसने एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाया। ग्रेड की बस जरूरत नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा शार्ट करना है। तो बेटा ये तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी समरी भी हो गई, ऊपर जो है ना वो सेंट्रल आइडिया भी हो गया। अब नीचे वाले को पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ पर्सनल ग्रोथ, जो उसने हासिल की थी ना, जो उसने काम किए थे उनकी जिक्र करेंगे, जो पैराग्राफ नंबर 2 की बात है। तो in terms of personal growth, the author worked summer job at the places like English Language Center, McDonald, जहाँ which not only provided financial support but also thought in the important life skill। सिर्फ उसने अब देखो फाइनेंशियल ग्रोथ का भी हमने जिक्र किया, उसकी स्किल इन्हेंसमेंट की भी बात हो गई। अब बात करेंगे कि these experience along with their academic and extracurricular इंडोर जो कोशिशें थी have हेल्प शेप देयर आउटलुक टुवर्ड द फ्यूचर, जो उसने एक नजरिए एक रुख दिया जो वो फ्यूचर को जिस तरह वो देखता है। तो ये तो बेटा जो दूसरा पैराग्राफ था उसकी समरी। अब तीसरा जो उसने कहा था कि मुश्किलात आई, हम कहेंगे डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजिंग द ऑथर एक्सप्रेसिव, उस क्या कर रहा है, ऑथर एक्सप्रेसेस रेडीनेस टू कंटिन्यू लर्निंग। वो बता रहा है कि भाई मैं कंटिन्यू लर्निंग जारी रखूंगा कॉलेज के थ्रू। और उसने क्या किया, मेंटेन किया एक नजरिया और अज़म कामयाब होने के लिए। और उसकी वो गाइडेड किससे, मतलब उसको कौन वहां तक लेके जाएगा, बाय द बिलीफ एमिंग, क्योंकि उसका बिलीफ है वो एम रखने पे, आई कि अपना एम आई रखो और परसिवियर रहो, डिटरमिन रहो, पुरअज़म रहो अपने गोल की जाने। तो बेटा ये मैंने आपको इसकी समरी लिख दी है। और बेटा इसको आपने पढ़ना है। अगर आप फेडरल बोर्ड की हिस्ट्री देखें ना तो पिछले में वो कहीं ना कहीं मॉडल पेपर से उठा लेता है, और मेरी आप माने ना तो इंशाल्लाह उसने यही पैसेज दे देना, सही बता रहा हूं। तो ये पैसेज आपने याद भी करना है इसको।
तो मैंने हिंट्स भी दे दिए, आपको सिखा भी दिया कि पैसेज किस तरह करते हैं। 75% वर्ड्स का होना चाहिए। जो फर्स्ट जो इसका है वो उसका सेंट्रल आइडिया से शुरू होना चाहिए। 2 से 3 बार पढ़ेंगे। और टाइटल इसका आप देख लें, माई जर्नी टू सक्सीड दे दे। टाइटल भी तो देना है ना, तो माई जर्नी टू सक्सीड क्यों ये बता रहा है ना, या माई ट्रांजिशन पीरियड टू सक्सीड। इस तरह टाइटल आप कुछ भी दे दें वो मैटर नहीं करता है, लेकिन देना है वरना 1 नंबर कट जाएगा। अब बेटा जी आ जाए अभी अच्छा, जब आप 2-3 बार पढ़ लें, समरी लिख दें, तो फिर ये क्वेश्चन के आंसर देना आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से आपने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं ऑप्शन छोड़ के आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो इसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो व्हाट आर द राइटर अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट। तो यार उसकी स्टूडेंट की अचीवमेंट क्या थी, उसने अवार्ड हासिल किए थे सब्जेक्ट में, वो बताओगे। और जो उसको रिकॉग्निशन मिला था मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट का, तो वही तो लिखोगे। द राइटर अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट इंक्लूड रिसीविंग अवार्ड इन अ सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ज्योग्राफी, और मैथ ट्रिग्नोमेट्री भी आप बता सकते हैं, एज वेल एज रिकॉग्निशन एज अ मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट। तो ये उसकी अचीवमेंट थी, सही। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हाउ एज द राइटर गोट अ टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड। ये पैराग्राफ 2 में उसने कैसे हासिल किया था उसका टेस्ट, भाई नौकरियां करके, जॉब करके। तो द राइटर गोट अ टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड थ्रू द एक्सपीरियंस इन पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, ये भी लिख दें, एंड समर जॉब से। तो इन तीनों से उसने क्या किया, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हासिल किया था। क्यों, यहाँ पे ये काफी सारी चीजों में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और दीज एक्सपीरियंस एक्सपोज्ड हिम टू डिफिकल्ट एनवायरनमेंट एंड चैलेंजिंग आउटसाइड ऑफ एकेडेमिया। तो जो पढ़ने लिखने वाला माहौल है उससे हट के भी उसको मुश्किलात आई, तो उसको रियल वर्ल्ड का टेस्ट आया। व्हाट वाज द राइटर पर्पस ऑफ डूइंग समर जॉब। भाई पैसे भी तो चाहिए थे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस भी तो हासिल करनी थी। तो द राइटर पर्पस ऑफ डूइंग समर जॉब वाज टू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा ये हो गया। हाउ हैज द राइटर स्पेंड इस समर वेकेशन, कैसे करता था, जॉब करके। द राइटर स्पेंड देयर, उसने खर्च की अपनी समर वेकेशन वर्किंग एट प्लेस लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर एंड मैकडोनल्ड पे काम करता रहा। और व्हाट हैज द राइटर गेन फ्रॉम द समर जॉब एक्सपीरियंस से क्या मिला, द राइटर गेन मेच्योरिटी, पुख्तापन, सही है, सेंसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एंड वैल्यूएबल लाइफ स्किल। उसको बहुत सारी मारते उसने हुनर सीखे फ्रॉम दिस समर जॉब एक्सपीरियंस। अच्छा बेटा आखिर में क्या थे, वो कहता है कि कुछ जो मैंने आपको जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसके सिनोनिम या एंथोनिम में से कोई एक चीज बतानी है, तो मैं आपको दोनों लिख दिए। मैच्योर का सिनोनिम क्या था, सेंसिबल, फुली ग्रोन, डेवलप, राइप। और एंथोनिम इसके क्या है, इमेच्योर और जुवेनाइल। इमेच्योर वो वाला होता है जो फुली ग्रोन ना हो, जुवेनाइल भी जो नाबालिग को कहते हैं। अगर एक्सेल को देखते हैं तो सक्सीड, आउटशाइन, और एंथोनिम इसका फॉल एंड स्ट्रगल है। और बोर्डिंग की बात की जाए तो रेजिडेंट, लिविंग इन। बोर्डिंग वो वाले स्कूल होते हैं जहां बच्चा उधर ही रहता है, सही है, लिविंग इन। या अगर इसके एंथोनिम आप देखेंगे तो डे और नॉन रेजिडेंट। अच्छा बेटा अगर यही पैराग्राफ भी आ जाता है तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो चेंज होते हैं। तो मैंने कुछ आपको इस तरह उनमें से इसी पैसेज में से कुछ और वर्ड्स भी दिए, जैसे अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, टेस्ट, एक्सपीरियंस, सही है, रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल लाइफ, पर्पस, ऑब्जेक्ट, स्पेंड, यूटिलाइज, गेन, एक्वायर्ड। तो अचीवमेंट, कारनामा हासिल करना, टेस्ट, तजुर्बा, रियल वर्ल्ड, तो ये तो आपको सारे पता है। एंथोनिम भी इन्हीं के दिए। अचीवमेंट का फेल्यूर हो जाएगा, टेस्ट का इनएक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड का फैंटेसी, सपनों वाली दुनिया, पर्पस का एमलेसनेस, सही है, बेमकसद, स्पेंड, सेव, गेन, लॉस। तो बेटा ये तो हो गया। तो बेटा ये तो मैंने आपको बता दिया, और इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और बेटा ये आपको बताया, एक तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, इसके अलावा ये पैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लें जो पिछले पेपर है इन्हीं में से कहीं से वो उठाता है। इसके अलावा भी 2-3 पैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह उसी में से आएगा। अच्छा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। ये कहता है कि ये या इनमें से आप इसको क्या करो, पैराफ्रेज। देखो पैराफ्रेजिंग कुछ भी नहीं है, इन्हीं के आपने ना अल्फाज अपने अल्फाज में बता देना, उतना ही जितना इसने बताया, ज्यादा नहीं बताना। सरप्राइज 2 यूज बोलते हैं, 1 या 2 बार, 2 अलबत्ता, हो सकता है तुम फेल हो जाओ,
लेकिन ट्राई अगेन, कोशिश करो बार बार। बोलता है इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, बोलता है अगर तुम प्रिवेल कर जाओ, उसमें से गुजर जाओ, सही है, एट लास्ट तुम गुजर जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो बोलते हैं दोबारा कोशिश करो। इफ वी स्ट्राइव का मतलब होता है जद्दोजहद, मुश्किल करना। दिस इज नो डिसग्रेस, मतलब अगर हम स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फेलियर आता है, तो बोलते हैं इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। दो वी डू नॉट विन द रेस, अगरचा हम रेस नहीं जीतते, वी शुड, व्हाट शुड यू डू इन दिस, तुम्हें इस केस में क्या करना चाहिए? अगर तुम डिस्ग्रेस नहीं फील करना और अगर तुम रेस नहीं जीतते हो तो तुम्हें ट्राई अगेन करना चाहिए। तो बेटा जी ये देखो, इन्हीं को मैंने ना उनके सिर्फ अल्फाज चेंज किए। इफ यू डू नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, वही वाली बात है ना जो उसने कहा वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, मैंने वही लिखा इफ यू डोंट सक्सीड इन द फर्स्ट। अब वो क्योंकि पोएम थी तो उसका जो है ना वो वर्स टाइम में था, मैं इसको प्लेन में लिखूंगा। इफ यू डोंट सक्सीड द फर्स्ट और सेकंड टाइम जस्ट कीप ट्राइंग, डोंट रिजाइन, छोड़ना नहीं है। विद द परसिस्टेंस, परसिस्टेंस किसको कहते हैं? अज़म, मतलब मुस्तकिल मिजाजी से, यू माइट इवेंचुअली, हो सकता है तुम जीत जाओ। इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल को ये वाला मैंने लिख दिया, सही, विद परसिस्टेंट यू माइट इवेंचुअली विल। तो डोंट गिव अप, लिहाजा तर्क मत करना, गिव इट अनदर स्पिन, एक और उसको चक्कर लगाओ, या मतलब वही वाली बात है, दोबारा से काम करो। ट्राई अगेन को मैंने इस तरह लिख दिया। इवन इफ यू डोंट रीच द फिनिश लाइन, बोलता है इफ यू स्ट्राइव, मतलब वही तुम मुश्किल में हो तो बोलता है इफ यू, और तुम उसको खत्म नहीं कर पाते हो, इट्स ओके, मतलब इसमें शर्म वाली बात नहीं है। डोंट लेट इट अंडरमाइन, अंडरमाइन कहते हैं किसी चीज को खराब करना, स्पॉइल करना, बोलते हैं इसे अपने आप को, अपने अज़म को अंडरमाइन होने न देना। व्हाट शुड यू डू इन दिस केस, बोलते हैं इस केस में क्या करोगे? ट्राई अगेन, डोंट लूज योर पेस। तो बेटा ये आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, हो सके तो याद कर लेना, और अगर दूसरे को पढ़ो, दूसरे को चेक कर लेते हैं। कहता है जी कंटिन्यू एज अ स्टार दैट शाइन, बोलता है जारी रखो जिस तरह स्टार्स अपनी चमकना जारी रखते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द, और मिल्की वे जो केकिशां है ना उसमें चमकते रहते हैं, वो जारी रखते हैं। और दे स्केटर, फैले हुए इन नेवर एंडिंग लाइन, वो हर जगह ना खत्म होने वाली लाइन में स्टार फैले हुए हैं। अलोंग विद द मार्जिन, मार्जिन कहते हैं एच किनारा, बे के किनारे किनारे पे फैले हुए हैं। 10,000 ऐसा, अब इनकी भैया बे कहते हैं खलीज को जहां पानी हो, बोलते 1,000 सा आई एट ग्लैंस, एक झलक में मैंने 1000 देखे। टॉसिंग दियर हेड, अपने सर उछाल रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, खुशी से नाचते हुए। तो इसकी भी मैंने बेटा ये आपको बताया, सेम लिखा है लाइक द स्टार शाइनिंग, बोलते उसी तरह जिस तरह स्टार शाइनिंग करते हैं ब्राइट, कहाँ पे? और द ट्विंगलिंग मिल्की वे लाइट, और जिस तरह जो इनकी जो ट्विंगलिंग डगमगाने वाली लाइट आती है मिल्की वे पे। और दे फॉर्म अ लॉन्ग अनब्रोकन चेन, अब उन फूलों की बात कर रहे हैं जो मैंने कहा कि दे स्ट्रेच नेवर एंडिंग लाइन पे, मैंने क्या कहा? वो लाइन बनाते हैं अनब्रोकन चेन की, बाई द बेज एज, बे के किनारे पे। और वो क्या कहते हैं? दे डिड रिमेन, और उधर ही रहते हैं। इन वन क्विक लुक, मतलब क्या मैंने क्या कहा? इन अ ग्लांस को मैंने क्या कहा? इन अ वन क्विक लुक आई सा मेनी, मैंने बहुत सारे। जिसने 1000 कहा है ना तो मैंने कहा आई सा सो मेनी। टॉसिंग, वो क्या कर रहे थे? टॉसिंग देयर हेड लाइवली एंड मेरीली, स्प्राइटली डांस को मैंने लाइवली एंड मेरीली लिख दिया। ओके बेटा। अच्छा बेटा जी, अब इसी का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी होता है। वो कहता है जी रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, आपको दिया होता है और आपने 2 स्टेंजे दिए होते हैं, कोई एक आपने उसके क्वेश्चन के आंसर देने। अब पैराफ्रेजिंग नहीं करनी, जो नीचे सवाल दिए गए हैं इसका जवाब देना। तो पढ़ लेते हैं। द विंड इज नाउ अ रोरिंग, गुर्राती, बोलते हैं जो हवा है ना चलती हुई तेज हवा, अब वो गुर्राती हुई, स्मैशिंग, कुचलती हुई, मॉन्स्टर है ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही वाला मॉन्स्टर है। क्या है? मॉन्स्टर बला है, आफियत है, गुर्राता हुआ, कुचलता हुआ। रेकिंग ऑल मैन, रेकिंग कहते हैं स्विफ्ट अवे, अपने साथ ले जाता हुआ। जो बंदों ने काम किए, जाहिर आप काम करोगे, घर बनाओगे, इस तरह की चीजें जो आप काम करोगे, हवा उसे साथ ले जाएगी। फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स, अब वैलीज और वेल्स एक ही चीज है। जो बड़ी वैली होती है वादी उसको वैली कहते हैं, जो छोटे और थोड़ा सा नेरो होती है उनको वेल्स कहते हैं।
एंड सेंड देम स्पिनिंग ब्रोकन फ्लाइंग, और कहाँ भेज देते, देखो विंड उसको फिर क्या कहते हैं, घूमते हुए ब्रोकन फ्लाइंग, मतलब वो ब्रोकन उसके पार्ट हवा में घूमते रहते हैं। तो इसका बेटा ये आपने आंसर क्या देना है, गिव टू एग्जांपल ऑफ द विजुअल इमेजरी। इमेजरी तो आपको पता है, जो आप सुनने वाली इमेजरी अलग होती है, सेंस वाली अलग होती है, टच वाली अलग, जिससे आपको ये फील आए कि आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ टच कर रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को उधर फील करें, जो मैंने लिखा हुआ है वहां अपने आप को फील करें, तो उसे हम इमेजरी कहते हैं। तो बोलते हैं 2 इमेजरी बताओ जी, तो बेटा जी ये मैंने इसको कुछ आपको करके दी। अब रोरिंग, अब देखो जब आप ये पढ़ते हैं ना कि भाई कोई हुर्राता हुआ, स्मैशिंग, कुचलता हुआ मॉन्स्टर है ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक ये इमेजरी है, तो ये इमेजरी ऑफ व्यू है, सही है। और एक ब्रोकन फ्लाइंग, ये भी इमेजरी है कि टूटी हुई चीजें और ये घूम रही है। विद व्हाट द विंड इज कंपेयर्ड, विंड को किस चीज से कंपेयर किया गया है, व्हाट डज द विंड डू, और विंड क्या करता है। भाई विंड को हमने रोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन से कंपेयर किया है, और ये क्या करता है, इट रेक या स्वीप्ड अवे ऑल मेन वर्क्स फ्रॉम द वेल एंड वेल सीज, और कहाँ लेके जाता है, सेंडिंग द स्पिनिंग एंड ब्रोकन फ्लाई। तो विंड को हमने क्या कहता है, विंड इज डिपिक्टेड, मतलब मिसाल दिया गया, इज अ पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है। तो बेटा जी ये तो 2 है, एक नहीं तो दूसरा हो सकता है, एक चेंज आ जाए, एक ये आ जाए, तो ये भी आपने देखना है। तो इसको देखते हैं बेटा जी, क्योंकि और करके दिया हुआ है, सेम काम है, इसके भी 2 क्वेश्चन है उसी तरह। इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेथ, मौत के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल ह्यूमन सफरिंग, इंसान की तमाम मुसीबतों के बावजूद, समथिंग विद इन मी लाफ एंड सिंग, मेरे अंदर कुछ हंसता है और गाता है, एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, और जब तक मैं जिंदा हूं मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए। बोलता है इन मुश्किलों मतलब जंग की बात कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हेट, नफरत के बावजूद, हाँ, लाइलेक्स आर ब्लूमिंग इन माई गेट, बोलते हैं मेरा जो गेट है उस पे लाइलेक्स के जो फूल है वो खिले हुए हैं, और ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन, बिछे हुए हैं। ट्रिप डाउन का मतलब क्या होता है, बिछना, बोलते ट्यूलिप भी एक फूल है ना, वो भी बिछा हुआ है, इन सब के बावजूद, वार के बावजूद, हेट के बावजूद। तो बोलते हैं इंस्पायर्ड ऑफ वार, इंस्पायर्ड ऑफ रेत, कहते हैं गजब को, बोलते हैं इस सब गजब के बावजूद, जंग के बावजूद, नफरत के बावजूद, सारी सफरन के बाद अगर लाइलेक्स को दिया जाए, ये फूल को देखें, ट्यूलिप्स के देखें, बोलते अब भी खिले, मतलब ये कहने का, इसके कहने का मतलब ये कहते हैं मुसीबतों के बावजूद ना बेटा कुछ आपको उसमें पॉजिटिव चीज ढूंढनी चाहिए। अब अगर इसको देख लें, ये कहता है जी, सवाल कहता है व्हाट आर द थिंग दैट फ्लरिश डिस्पाइट द डैमेज ऑफ वार, डैमेज ऑफ वार के बावजूद क्या फ्लरिश थे, फल फूल रहे थे, वो ट्यूलिप था और लाइलेक था। क्या था, ट्यूलिप और लाइलेक था। कहता है एलोबरेट करो, बताओ, तफसील से बताओ, द इम्प्लाइड कहते हैं छुपा हुआ मैसेज ऑफ स्टेंजा का छुपा हुआ मैसेज क्या है, इम्प्लाइड का मतलब होता है जो आप पढ़ के समझ जाओगे। तो बोलता है डिस्पाइट वार डैमेज फ्लावर लाइक लाइलेक्स एंड ट्यूलिप्स स्टिल ग्रो। और अब जो दूसरे का आप बता रहे हैं इम्प्लाइड मैसेज स्टेंजा में क्या था, तो दिस लाइन सजेस्ट दैट इवन दो वार ब्रिंग सफरिंग, जो जंग है वो मुसीबत लाती है, देयर आर स्टिल ब्यूटीफुल एंड रिजिलियंट थिंग, रिजिलियंट ब्यूटीफुल तो आपको पता है खूबसूरत, रिजिलियंट वो जो टफ हो ना, मतलब उन पे मुसीबत आ भी जाए तब भी वो फ्लरिश हो, उनको कोई फर्क न पड़े, आपको मुसीबत पड़े आप अपना एटीट्यूड वैसे ही रखे, फिर हम कहेंगे कि आप रिजिलियंट हो। जैसे वो बता रहे जैसे फ्लावर है, दे शो दैट इवन इन टफ टाइम, रिजिलियंट इसी को कहते हैं, सही कि टफ टाइम के बावजूद फाइंडिंग हैप्पीनेस इन नेचर इज इम्पोर्टेंट, कि टफ टाइम के बावजूद वैल्यू ये बात रखती है कि आप कुदरत में हैप्पीनेस को तलाश करो। हो गया जी। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल एक्सेलरी। तो बेटा मैं आपके लिए कुछ मॉडल एक्सेलरी लाया हूं, आपने पहले तो इसको स्टडी करना है। देखो एबिलिटी का मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन, परमिशन का मे, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड इस्तेमाल किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड या कुड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नेसेसिटी वाली सूरत हाल में जब कोई चीज़ ज़रूरी हो मस्ट इस्तेमाल करोगे, जहाँ पॉसिबिलिटी हो कोई चीज़ मुमकिन हो तो माइट या मे इस्तेमाल कर सकते हैं, ओब्लिगेशन आपकी ड्यूटी वगैरह हो तो शुड,
अच्छा, ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखे हैं, ये इसमें है और ये आगे आ सकते हैं। ऑब्लिगेशन जो आपकी फर्स्ट चीज हो तो शुड होना चाहिए। प्रोहिबिशन आपको किसी से मना किया जा रहा तो मस्ट नॉट इस्तेमाल होता है। सर्टेनिटी है कि कोई आपको पता है काम होगा, पक्की बात है, तो विल इस्तेमाल होता है। सजेशन आप मशवरा देते हैं तो शुड इस्तेमाल होता है। डिडक्शन आपने कोई चीज का कोई रिजल्ट निकालना हो तो मस्ट, और कोई आप फर्ज करते हो तो वुड इस्तेमाल होता है। तो इसको तो आपने देख लिया। अभी बेटा जी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाए। तो माई ग्रैंड मदर इज 85 बट शी डेज स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। तो एबिलिटी का भी हमने पढ़ा, तो शी कैन स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। और बेटा जी डेश आई कम विद यू, देखो परमिशन मांग रहा है, परमिशन का भी हमने पढ़ा मे और माइट। तो अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप मे इस्तेमाल करो, मे आई कम विद यू। अगर पास्ट का हो तो आप माइट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी अब ये परमिशन मांग रहा है, आप इधर मे या माइट दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप इस्तेमाल करो मे आई कम विद यू। क्योंकि याद रखना बेटा, जब भी मॉडल एक्सिलरी हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, डेश यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज। अब देखो पोलाइट रिक्वेस्ट है, हमने क्या पढ़ा था, वुड और कुड इस्तेमाल होता है। क्या होता है, तो वुड यू या कुड यू हेल्प मी विद द होमवर्क प्लीज, क्या आप मेरी घर के कामों में मदद कर सकते हो। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डे स्टे अप वेरी लेट। वो पास्ट एबिलिटी के लिए हमने कुड पढ़ा था, तो बोलते हैं इधर वक्त था जब मैं बहुत देर तक जाग सकता था, तो इधर आपने कुड लगाना। अच्छा, यू डेश नॉट लूज एनी मोर वेट, देखो ये क्या कर रहा है, नेसेसिटी हमने पढ़ा था कि मस्ट, अभी तुम्हें मजीद वेट लूज नहीं करना चाहिए, आप पहले से स्लिम। और कंट्री डेश बिकम अ सुपर पावर, पॉसिबिलिटी तो आप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही। पॉसिबिलिटी जिसके चांसेस हो, आप समझते हो चांसेस है तो में, और अगर आप समझते हैं चांस नहीं है तो माइट भी यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने में इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, तो आपने इसको भी एक नजर देख लेना है, और इसमें से भी आता है, ये भी मैंने आपका करा दिया, सही। अच्छा, पार्ट बी क्या कहता है जी, री राइट द सेंटेंस विद द एडवर्ब फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड एडवर्ब नहीं है, लेकिन कहता है आप इसको री राइट करो और एडवर्ब के साथ लिखो। अच्छा जी, बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर लिखा ही इज सर्टेन टू कम। अब देखो ही इज सर्टेन टू कम, ये एडजेक्टिव है। ही इज वो क्या है, वो सर्टेन है, पक्का है, तो ये तो एडजेक्टिव है, आपने इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। बच्चे इस तरह लिख देते हैं, ही इज सर्टेनली टू कम, वो भाई गलत हो जाएगा, आपने इसको री राइट करना है, दोबारा से लिखना है, सही है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, सर्टेनली, क्या है, सर्टेनली ही विल कम, या ही विल सर्टेनली कम। आपने भाई इसको इस तरह लिखना है ना, अब इस तरह नहीं लिख देना ही इज सर्टेनली टू कम, गलत हो जाएगा। हर ड्रेस वाज पुअर, अब यहाँ तो एडजेक्टिव के हिसाब से तो जुमले सही है कि उसका ड्रेस क्या था, पुअर ड्रेस था, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हो कि हर ड्रेस वाज पुअरली। ये आप कह सकते हो कि हर ड्रेस वाज मेड पुअरली, उसका जो ड्रेस था वो बनाया गया था पुअरली। या आप किसी भी सीक्वेंस में इस जुमले को रीराइट कर सकते हो, लेकिन पुअरली जब इस्तेमाल करोगे तो जुमला गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक वाज एविडेंट, देखो एविडेंट क्या है, ये अभी यहाँ पर मेरा एडवर्ब तो नहीं है, ये तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये एडजेक्टिव है, मिस्टेक के बारे में बता रहा है कि मिस्टेक एविडेंट थे। अब आप कह सकते हो एविडेंटली, क्या हुआ, एविडेंटली ही हैड मेड अ मिस्टेक, ही ट्रीटेड मी विद स्कॉर्न, तो ही ट्रीटेड मी स्कॉर्नफुली, यहां आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ आपने विद बीच में से हटा देना, ही ट्रीटेड मी स्कॉर्नफुली, तो उसने मुझे अकारत से डील किया, हो गया। इस एक्शन वाज वाइस, उसका एक्शन वाइस था तो एडजेक्टिव था, तो आप ये कह सकते हो ये एक्शन वाइसली। देख लेना है कि मैंने इसको किस तरह कन्वर्ट किया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं, सही, ये आपने गलती नहीं करनी। मैंने देखा है अपने जो काबिल स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर सर्टेनली कर देते हो, भाई आपने रीराइट करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है। अच्छा बेटा, सेक्शन सी, सेक्शन सी साहब क्या कहता है जी, वो कहता है कि जैसे आपको बताया गया वैसे करो। बोलते हैं द कोच सेड टू द प्लेयर, ये वाला जो पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द कोच फ्रेज द प्लेयर, क्या कहते हुए, अब रोज की जरूरत नहीं होती, सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल, टेंस जो प्रेजेंट का होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में। तो अब ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की नरेशन जो है ना बेटा, ये अलग से एक टॉपिक है, ये इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी।
आप फिलहाल इसी पे गुजारा करें। एवरी मॉर्निंग ही हैज गोड फॉर अ वॉक, एवरी मॉर्निंग ही हैज टू गो फॉर अ वॉक। चेंज करो इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपको पता है, आप सवालिया, और आपको पता है, देखो ये कौन सा टेंस है, हैज इस्तेमाल हुआ है। क्या ये हैज वर्ब है ना, तो हैज कौन सा होता है, ये जो है ना हैव, जैसे आप कहते हैं ना गो का गोज, इसी तरह हैव का हैज होता है बेटा। ये एस वाला, जिसके साथ एस या एस नहीं लगा देते हो वर्ब के साथ, ये वो वाली फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। और आपको पता है जब मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो डू या डज लगेगा, लेकिन चूंकि यहाँ हैज है तो यहाँ डज लगेगा, और डज लगाने के बाद फिर ये हैज भी नहीं रहेगा, फिर ये हैव हो जाएगा। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फिर हैव हो जाएगी। जैसे डज ही हैव टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अच्छा, इट गोज स्लोली, ये स्लोली ग्रो करता है, सही है। तो चेंज इनटू नेगेटिव, तो जाहिर है अब ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, तो डज नॉट आएगा, लेकिन ग्रोस का एस हट जाएगा, तो इट डज नॉट ग्रो स्लोली। अच्छा, दोबारा नरेशन देखो बेटा, नरेशन तो इंपॉर्टेंट है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो प्लीज सेट डाउन द हेडमास्टर सेड, तो क्या कहते हैं, हेडमास्टर रिक्वेस्टेड। देखो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट कर रहा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हेडमास्टर रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। तो ये रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस का टू लगा के बनाते हैं, आपको पता है, नहीं पता है, मुझे पता है। आई सॉ एन ओल्ड बेगर ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो इन दोनों जुमलों को ये अलग अलग क्लासेस है, सही, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास, ये दूसरा कहता है इसको एक सिंपल सेंटेंस में बताओ। तो क्या करूंगा, ये दूसरे सेंटेंस को मैं पार्टिसिपल में, ही वाज सिटिंग को मैं इसका पार्टिसिपल इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बना सकता हूँ, आई सॉ एन ओल्ड बेगर सिटिंग अंडर अ ट्री। तो बेटा ये तो कुछ था ओवरव्यू पार्ट बी का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों के दरमियान शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जो वीडियो नंबर 3 होगी उसमें सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे।